अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जो डिस्पेंसिंग टेक्निक 2 का 2 की जो बुक है, ठीक है, उसको आज हम उसके लेक्चर्स को देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे जी सबसे पहले कंटेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। चैप्टर 1 है आपका, जो कि फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी पे डिपेंड करता है, ठीक है, और इसमें डिफरेंट ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। टोटल जो है वो आपके चैप्टर हमारे पास हैं 5 आपके चैप्टर हैं, जिसमें से 6 वाला जो है वो रिलेट करता है आपके प्रैक्टिकल्स के साथ, ठीक है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है जी सबसे पहले फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी। अब इसमें सबसे पहले ड्रग की डेफिनेशन उसने स्टूडेंट डिस्कस की हुई है। लेकिन स्टूडेंट, ड्रग हम किसे कहते हैं कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस, ठीक है, जो कि यूज्ड हो टू डायग्नोस, प्रिवेंट और ट्रीट द डिजीज। यानी कि जैसे कि हम डॉक्टर के पास आते हैं, पेशेंट बीमार होता है, तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं, एक मेडिसिन दे देता है। अब वो जो मेडिसिन है वो हेल्प करती है डॉक्टर को डायग्नोसिस में भी, और पेशेंट को जो है वो बीमारी से बचाती भी है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो कि बीमारी को डायग्नोस करे और बीमारी से बचाए, या फिर उस बीमारी को ख़त्म करे, उसको ट्रीट करे, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। अब नेचर ऑफ ड्रग नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। नेचर ऑफ ड्रग का मतलब क्या है कि स्टूडेंट, ड्रग्स क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ की बनी हुई हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट जो ड्रग होती हैं वो इनऑर्गेनिक ऑइन होते हैं, या फिर हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, या स्मॉल पेप्टाइड प्रोटीन्स होती हैं, न्यूक्लिक एसिड की शक्ल में हो सकती हैं, लिपिड हो सकती हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट होती हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि प्लांट्स जो हैं, कुछ जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनको हम प्लांट सोर्स से भी लेते हैं और एनिमल सोर्स से भी लेते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि कुछ जो है वो पार्शली या फिर कम्प्लीटली सिंथेटिक होती हैं। यानी कि कहते हैं या तो उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो लेबॉर्ट्री में बना लेते हैं, ठीक है, या फिर वो पार्शली, मतलब ये कि कुछ उनका सोर्स जो है, कुछ उनके कंपाउंड या केमिकल जो है वो एनिमल से या प्लांट से या किसी दूसरे वे से उसको ऑब्टेन कर लिया, और साथ में जो है दूसरी किसी कंपाउंड की मिक्सिंग करके हम उसको जो है पार्शली तौर पे लैब में सिंथेसाइज कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है जी साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। अक्सर स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी मेडिसिन या ड्रग वगैरह परचेज करने जाते हैं, तो उसके साथ कुछ ना कुछ मिलीग्राम आ रहा होता है। वो बेसिकली क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसका साइज होता है। आप कहते हैं कि जो ड्रग्स होती हैं स्टूडेंट, उनका साइज क्या करता है, वेरी कर रहा होता है, ठीक है, फ्रॉम मॉलिक्यूलर वेट जो है उनका डिफरेंट होता है, ठीक है, हर ड्रग का जो है डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जैसे लिथियम है, ठीक है, वो मैक्सिमम उसका मॉलिक्यूलर वेट जो यूज़ होता है एज अ ड्रग, वो हमारे पास 50,000 है, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि जो हमारे पास थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, या फिर कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि एज अ ड्रग यूज़ हो रही होती हैं, इन सब का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 100 से लेके 1000 के दरमियान तक होता है। यानी मिनिमम इतना और मैक्सिमम जो है वो इतना जो है वो यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद आ जाता है जी ड्रग रिसेप्टर बॉन्ड आ जाता है। अब देखें स्टूडेंट, हमने मेडिसिन ली, अब वो बॉडी में जाके क्या कर रही है, किस तरीके से जो है ना हमें बीमारी से बचाती है, वो सारा प्रोसेस कैसे होता है, वो होता है जी ड्रग रिसेप्टर बॉन्ड के थ्रू। यानी कि जैसे ही ड्रग रिसेप्टर क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके साथ जाकर ड्रग ने बाइंड कर जाना होता है, जुड़ जाना होता है, ठीक है। अब कहता है कि ड्रग रिसेप्टर आर द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के मॉलिक्यूलर कंपोनेंट होते हैं जिसके साथ जाके ड्रग जो है वो इंटरेक्ट करती है, ठीक है। जैसे ही वो उसके साथ बाइंड करेगी, और फिर ड्रग के जो भी इफेक्ट हैं, ठीक है, वो ड्रग के इफेक्ट जो है वो बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो बॉन्डिंग होती है रिसेप्टर के साथ स्टूडेंट, ये दो तरह से होती है। एक तो केमिकल बॉन्ड की शक्ल में होती है, और दूसरी हमारे पास एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट की शक्ल में होती है। अब केमिकल बॉन्ड्स होता है ना स्टूडेंट, वो भी आगे डिफरेंट तरह से बनता है। एक तो ये होता है कि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। अगर तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, यानी कि एक दफ़ा ये रिएक्शन हो गया, एक दफ़ा बॉन्डिंग हो गई, इसके बाद ये बॉन्डिंग टूटेगी नहीं, ठीक है। ड्रग ने अपना रिएक्शन शो करना ही करना है, ठीक है। इरिवर्सिबल मतलब इनका एक्शन होगा। वो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। यानी ड्रग जो है वो बाइंड की रिसेप्टर के साथ, ठीक है, विद अ वैरायटी ऑफ द केमिकल बॉन्ड, और अगर ये इसने जब बाइंडिंग की और बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होगा या एक्शन होगा वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, यानी इस बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद है कि कुछ ये तो आपने स्ट्रॉन्ग देख लिया, और कुछ जो है वो वीक बॉन्ड भी होता है, वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी होते हैं, जैसे कि अगर आयंस के दरमियान में हो, जैसे कैटायन या एनायन, यानी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन के दरमियान में अगर बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो वो थोड़े से एज कम्पेयर टू कोवलेंट के क्या होते हैं, वीकर होते हैं, ठीक है। फिर उससे भी ज़्यादा जो वीकर बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो उनको हम कहते हैं जो बॉन्ड बनेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, वेंडर वॉल्स, या फिर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ड्रग यानी कि इन 3 तरह के बॉन्ड्स जो हैं वो बनाती हैं जब भी बॉडी के अंदर जाती हैं। तो रिसेप्टर के साथ जब इसने बाइंड करना है, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाती हैं, या फिर वो जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर वेंडर वॉल, या
या फिर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग होती है। उसके बाद आ जाता है एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट स्टूडेंट बोलते हैं कि अगर तो ड्रग जो है वो बाइंड करती है, ठीक है, रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग हुई और उसने जाके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, यानी कि रिसेप्टर का जो काम था उसने उसको क्या किया, एक्टिवेट कर दिया और अपना एक्शन रिसेप्टर ने परफॉर्म कर दिया। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में ड्रग ने कौन सा काम किया, कौन सी उसने प्रॉपर्टी शो की, एगोनिस्ट की शो की। अगर वो जाके बाइंड हुई है और उसने क्या किया जी, रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, उसको इनहिबिट कर दिया, तो उस कंडीशन उसको हम क्या कहते हैं जी, एंटागोनिस्ट कहते हैं। अब स्टूडेंट देखें, जिसम में बाजू का कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें चीज़ें जो है वो एबनॉर्मली तौर पे क्या होती हैं, सक्रीट हो रही होती हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी हैं कि जिनको सक्रीट होना चाहिए लेकिन वो क्या होती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती। अगर ड्रग जाके उनको एक्टिवेट कर दे तो वो कंडीशन एगोनिस्ट बन जाएगी। और अगर वो बॉडी के कोई सेल्स हैं जो कि मतलब अपना अपना जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, अगर आप उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, तो ड्रग ने उसके साथ बाइंड किया, उसके फंक्शन को स्टॉप किया, इनहिबिट कर दिया और आपकी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन हो गया, तो इसको हम कहते हैं जी एंटागोनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट जी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है जी नोमेनक्लेचर ऑफ द ड्रग। अब यहाँ पे फ्रेंड ये नोमेनक्लेचर जो है वो बहुत मैटर करता है। ये देखें, कोई भी ड्रग होती है, ठीक है, उसके एक या एक से ज़्यादा भी नेम होते हैं, ठीक है। एक्चुअली द मोस्ट ड्रग हैव एट लीस्ट 3 नेम, यानी एक जो ड्रग होती है, कोई भी आप जब परचेज करने जाते हैं डॉक्टर के फार्मेसी से लेने जाते हैं तो उसके 3 तरह के नेम होते हैं। एक तो सबसे पहले होता है जिसका केमिकल नेम, दूसरा होता है उसका ऑफिशियल या अप्रूव्ड नेम और तीसरा होता है उसका प्रोप्राइटरी नेम या फिर ब्रांड नेम या ट्रेड नेम कहते हैं उसको, ठीक है। अब केमिकल नेम क्या होता है कि अब ये जो केमिकल नेम है कि इंडिकेट करेगा उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि वो बेसिकली चीज़ है क्या, मेडिसिन कौन सी चीज़ की बनी है, वो कोई कार्बोहाइड्रेट है, कोई लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, ये हमें जो है वो केमिकल नेम से पता लगता है, ठीक है। एंड मैनी ऑफ दीज नेम्स आर कम्प्लेक्सेस, ज़्यादातर ये नेम क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, लोग उनको आम जुबान में नहीं बोल सकते, ठीक है। दिस नेम डिस्क्राइब द कंपाउंड फॉर द केमिस्ट, लेकिन अगर आप ये किसी भी केमिस्ट के पास जाएंगे, केमिकल नेम लेंगे तो आपको वो पता लग जाएगा और आपको वो फिर डिफरेंट ब्रांड्स की जो अवेलेबल उसके पास वैरायटी होगी वो आपको दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन आम लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं समझते, ठीक है, केमिकल नेम वो नहीं लेंगे तो जो है क्योंकि क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इनके नेम थोड़े से क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी ऑफिशियल या अप्रूव्ड नेम। इट इज़ यूजली एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द केमिकल नेम। अब ये कह रहा है कि जो केमिकल नेम है, ठीक है, अब ये उसकी एक दूसरी फॉर्म होती है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये नेम जो है ज़्यादातर फार्माकोपिया में यूज़ किया जाता है। फार्माकोपिया यानी वो एक कह लें कि बुक है जिसके अंदर जो है ना ड्रग्स के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है एंड चूजन बाय द ऑफिशियल बॉडीज, और जो उससे रिलेटेड ड्रग्स से रिलेटेड जो लोग होते हैं, ठीक है, जो हैंडल करते हैं इस सारे मामले को, वो ये नाम जो है उस ड्रग का चूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी प्रॉपर्टी नेम या फिर ब्रांड या ट्रेड नेम। कहते हैं कि दिस इज़ अ नेम गिवन बाय द कंपनी, ये जो है नेम कंपनी उसको देती है, ठीक है। एक तो केमिकल नेम हुआ, ठीक है, अब जो आपने अप्रूव करवाया, ठीक है, फार्माकोपिया के लिए या फिर जो ऑफिशियल बॉडीज़ हैं, जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हैं जहाँ से भी आप अप्रूव करवाते हैं, ठीक है, एक वो नेम हुआ। अब दूसरा नेम जो है कंपनी ने अपना नाम अब उसका रखना है, ठीक है, उस नेम को हम ब्रांड नेम कहते हैं, विच मार्केट्स द ड्रग, और आप फिर उसका नाम जो है उस नेम के थ्रू जो है ना उसकी मार्केटिंग करते हैं। इट इज़ द कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो नेम होगा, ठीक है, ये इंडिकेट करेगा कि ये किसी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस बाय अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर। अब ये नेम जो है ये इंडिकेट करेगा कि ये एक ख़ास किस्म की जो है ना फार्मूलेशन है और एक कंपनी की ये फार्मूलेशन है, ठीक है, यानी कि ये स्पेसिफिक हो जाएगी। अगर कोई इसके अंदर जो है इस नेम को अगर यूज़ करेगा तो वो जो है मतलब आपके लिए कि ये एक इलीगल, मतलब कोई दूसरा पर्सन अगर इसको इस नेम को लेके तो मेडिसिन बनाना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। लेकिन जो एक नेम होता है वो इंडिकेट करता है कि ये किस कंपनी की है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सेवरल कंपनीज मार्केट द सेम ड्रग, लेकिन कुछ दूसरी कंपनीज होती हैं वो सेम ड्रग को जो है वो सेल आउट करती हैं लेकिन अपने डिफरेंट ब्रांड के नेम के साथ करती हैं। उनका नेम क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। अंडर द डिफरेंट प्रॉपर्टी नेम्स अननेसेसरी कन्फ्यूजन मे अराइज। कहते हैं कि जिसकी वजह से अननेसेसरी कन्फ्यूजन बाजूकात अराइज हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये वही ड्रग है या कोई और है। वेन एवर द पॉसिबल ड्रग्स शुड बी प्रिस्क्राइब बाय देयर अप्रूव्ड नेम। तो कहते हैं कि जब भी ड्रग्स को जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उनके अप्रूव्ड नेम के साथ जो है वो फिर अप्रूव करना पड़ता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में कह रहा है कि केमिकल नेम यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक ड्रग है जिसमें जो है जी एसिटाइल पी अमाइनोफिनोल, ठीक है। अब इसका जो ये तो हो गया केमिकल नेम, यानी ये वाला केमिकल है। अब ये जो ऑफिशियल नेम है ये इसका क्या है जी, पैरासीटामोल है। अब जब कंपनी से इसको बनाएंगे, ठीक है,
इस केमिकल को यूज़ करेंगी तो किसी कंपनी ने अपना नाम इसका नाम जो है वो कैलपोल रख लिया, किसी ने इसका नाम पेनाडोल रख लिया, लेकिन इन सब के अंदर जो है वो केमिकल कंपाउंड भी सेम है और जो इनका ऑफिशियल नेम है वो भी क्या है, सेम है, लेकिन बस ब्रांड की वजह से ये नेम क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी सोर्स ऑफ ड्रग। सोर्स ऑफ ड्रग में कहता है कि अब हम ड्रग्स को डिफरेंट सोर्सेज से स्टूडेंट ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो प्लांट सोर्स है, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एनिमल सोर्स है। अब प्लांट सोर्स की बात करते हैं तो उसमें वेजिटेबल सोर्स आ जाता है। दिस इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ द ड्रग, कहता है ओल्डेस्ट सोर्स है, ठीक है, सबसे पुराना जरिया है ड्रग्स को ऑब्टेन करने का। इसमें ड्रग्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हम एज अ ड्रग यूज़ करते हैं, जैसे लीव्स हैं, उसके सीड्स हैं, फ्लावर हैं, रूट्स हैं या बार्क हैं, उनको हम एज अ जो है ड्रग के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। हम जैसे डिफरेंट प्लांट हैं, जैसे पेपरमिंट है, पेपरमिंट की हम जो है वो लीव्स को यूज़ करते हैं। गार्लिक है तो गार्लिक के जो हम उसका जो बल्ब होता है, उसका जो उसकी जो छोटी छोटी सी उसके साथ जो है उसकी टहनियाँ या आप कह लेंगे उसका जो फ्रूट है बेसिकली उस बल्ब के अंदर जो भी है, ठीक है, तो वो यूज़ किया जाता है। फिर इसी तरीके से और डिफरेंट प्लांट हैं जिनके आप कह लें कि लीव्स को यूज़ किया जाता है, कुछ के फ्लावर्स को, जैसे ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान के फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, हल्दी है तो उसका राइज़ोम जो है वो यूज़ किया जाता है। इस तरीके से डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट चीज़ों को यूज़ किया जाता है और वो कहते हैं सारा का सारा बाजूका प्लांट भी उसके डिफरेंट पार्ट एज अ ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल में कहता है कि जैसे बेलाडोना के लीव्स को यूज़ करते हैं, बेलाडोना के रूट्स को यूज़ करते हैं। अब जो सिनकोना है उसकी बार को यूज़ किया जाता है, ठीक है, सिनकोना, ये सारे प्लांट्स के नेम है स्टूडेंट। डिजिटैलिस के जो है वो लीव्स को यूज़ किया जाता है, नक्स फोमिका के सीड को यूज़ किया जाता है, सिना जो है उसके पत्तों को यूज़ किया जाता है, सिना के फ्रूट को भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद कहते हैं एक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग इज ड्यू टू एक्टिव प्रिंसिपल। अब ये जो क्रूड ड्रग होती है, ठीक है, क्रूड ड्रग का मतलब ये जो भी आपने प्लांट से खालिस हालत में ड्रग को ऑब्टेन किया, उसका जो एक्शन होता है, जो भी वो एक्शन दे रही होती है, वो किस वजह से दे रही होती है, उसकी एक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से, ठीक है, यानी हर प्लांट के अंदर कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जिसकी वजह से वो एक खास किस्म की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे अब हम बात करें पेपरमिंट की, तो पेपरमिंट के अंदर कुछ खास एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से वो डाइजेशन को बढ़ाते हैं, अगर पेट में दर्द है तो उसको जो है वो बेहतर करते हैं, डिस्पेप्सिया को ट्रीट करते हैं। तो जैसे लौंग है, क्लोव है, उसके अंदर कुछ उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से वो जो है एनेस्थेटिक इफेक्ट देते हैं, एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं या पेन को वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो हर प्लांट की अपनी एक एक्टिव प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से वो जो है अफेक्ट्स देता है। फॉर एग्जाम्पल बेलाडोना कंटेन एट्रोपिन, ठीक है, जैसे बेलाडोना की बात करते हैं तो वो एट्रोपिन उसके अंदर होती है, ओपियम के अंदर जो है वो मॉर्फिन होती है, सिनकोना के अंदर क्यूनिन होती है और डिजिटलिस के अंदर डिजिऑक्सिन होती है। अब ये सारे इनके अंदर एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इनके अपनी अपनी ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी एनिमल सोर्स आ जाता है। अब एनिमल्स में कहते हैं कि एनिमल्स के डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनको हम एज अ जो है वो मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता था। लेकिन ये जो है पास्ट में ये काम किया जाता था कि तब उन लोगों को मतलब इतना नॉलेज नहीं था, इतनी जो है वो तरक्की नहीं थी कि वो मैकेनिज्म ड्रग का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको समझते कि अगर हम कोई ऑर्गन यूज़ करें या जो टिश्यू यूज़ करें वो किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू जो है बीमारियों को ट्रीट कर रहा है, ठीक है। अब कहते हैं कि एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द एनिमल ड्रग्स आर प्रोटीन, ऑयल एंड फैट्स, एंजाइम एंड हार्मोन्स, ठीक है। तो कहते हैं कि जब जैसे जैसे मतलब प्रोग्रेस हुई है, तरक्की हुई है, तो उसके साथ हमें आइडिया हुआ है कि एनिमल के अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल जो कंपोनेंट हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, उनकी ऑयल हैं या फैट्स, एंजाइम, हार्मोन वगैरह हैं, इनको हम यूज़ करते हैं और ये फिर डिफरेंट बीमारियों में आगे इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे कहते हैं कि एट प्रेजेंट इंसुलिन एंड सेक्स हार्मोन आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स। अब जैसे कि इंसुलिन है, ठीक है, जो कि डायबिटीज़ में यूज़ की जाती है, ठीक है, तो इसको भी ऑब्टेन किया जाता है एनिमल सोर्स से ही। फिर इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं और हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें उनको यूज़ किया जाता है। अब मिनरल सोर्स की बात करते हैं तो कुछ स्टूडेंट हम मेटल्स होती हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स या मेटलाइट्स होती हैं, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, इनसे यानी मेटल से ड्राइव करके जो न्यू कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, उनको हम एज अ ड्रग के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मरकरी की बात करते हैं तो कहते हैं कि मरकरी वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट ड्रग टू बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सफेलिस। तो सफेलिस जो है वो एक हमारे पास बीमारी होती है, ठीक है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले मरकरी को यूज़ किया जाता था। एट प्रेजेंट आयरन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। अब जो आयरन है वो भी हमारे पास एक मिनरल है, ठीक है, तो इसको हम अनीमिया में यूज़ करते हैं, यानी अनीमिया जो खून की कमी हो जाती है। आयोडीन है, ठीक है, ये भी मिनरल है और इसको थायराइड की प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है एंड एज अ एंटीसेप्टिक, और एंटीसेप्टिक यानी इन्फेक्शन वगैरह को या जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट कह रहा है जी सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स का मतलब ये है कि लेबोरेटरी के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, वो अपनी मेडिसिन खुद केमिकल्स को प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। कहते हैं कि दीज डेज आजकल जो है ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड इन द फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज एंड दे मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आर द कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। कहते हैं कि लैब के अंदर जो है ना वो मेडिसिन को बना दिया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। अब ये ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं, या फिर दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकती हैं। अब जैसे क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरल हाइड्रेट है, फॉर अर्लीस्ट सिंथेटिक ड्रग्स। तो कहते हैं कि सबसे पहले इनसे जो है ड्रग्स को बनाया गया था। फिर कहता है कि लेटर ऑन इसके बाद जो है वो एक्टिव प्रिंसिपल्स क्रूड ड्रग के जो है वो ड्राइव किए गए, फिर उनके साथ जो है केमिस्ट्री की बेस के ऊपर, ठीक है, मतलब इनके एक्टिव प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करके मजीद इनसे डेरिवेशन करके मजीद हम लोगों ने ड्रग्स को प्रिपेयर किया। एट प्रेजेंट मोर देन 90% ऑफ द ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट आर प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली। अब कहते हैं कि 90% तक जो मेडिकल फील्ड के अंदर जो ड्रग्स हैं वो क्या हैं, सिंथेटिक हैं, ठीक है। जैसे बुखार की मेडिसिन है जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, सल्फोनामाइड्स हैं, एंटीहिस्टामिन है, एंटी कन्वल्सेंट हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं, ठीक है। एजेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सच ड्रग्स, ठीक है। तो इन सबको जो है ये सारी की सारी मेडिसिन जो है वो किसके अंदर आती हैं, सिंथेटिक ड्रग में आती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी अब यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज़ देख लें कि एंटी एंजाइटी, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो कि आप कह लें कि इसको टेंशन के खिलाफ यूज़ किया जाता है, यानी ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, उसमें दिया जाता है। कन्वल्सेंट उसको बोलते हैं कि वो वाली ड्रग जो कि अक्सर लोगों को झटके लगते हैं तो उसमें दिया जाता है। एंटीहिस्टामिन एलर्जी से, सल्फोनामाइड जो है वो एज ए एंटीबायोटिक दी जाती है, इन्फेक्शन के खिलाफ दी जाती है। उसके बाद आ जाता है जी माइक्रोबियल सोर्स। अब कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं स्टूडेंट जिनको हम माइक्रोब से ऑब्टेन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह या फंजाई वगैरह, इनसे ऑब्टेन किया जाता है। तो कहते हैं कि एंटीबायोटिक स्पेशली इसमें आ जाती हैं, ठीक है। आर द ड्रग्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर ट्रीटिंग द इन्फेक्शन एंड हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड द फंजाई। हमें पता है कि मेडिकल फील्ड जो है वो एंटीबायोटिक से भरी पड़ी हुई है, ठीक है। बहुत सारी बीमारियों में हम एंटीबायोटिक डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। तो कहते हैं कि इसको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है जी, बैक्टीरिया और फंजाई से। फिर इसके अलावा पेनिसिलिन आ जाती है जो कि सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो कि डिस्कवर की गई थी, ठीक है। एंड सम वाइटामिन हैव आल्सो बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम सच सोर्स, और कुछ वाइटामिन को भी जो है वो हम माइक्रोबियल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द क्रूड ड्रग, यानी कि क्रूड ड्रग जो है, जो ऑर्गेनिक जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं ड्रग, ठीक है, या एनिमल से, यानी खालिश हालत में कुदरती तौर पे जो ड्रग पाई जाती है उसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। जो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ये कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि किसी एक बीमारी के खिलाफ काम करता है, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्कस किए हुए हैं वो अल्कलाइड उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अल्कलाइड कहता है कि ये एक्टिव नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के बने हुए कंपाउंड होते हैं ये। उसके अलावा दे आर अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इनकी नेचर होती है और बिटर इनका टेस्ट होता है, और मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन द वाटर, वाटर के अंदर ये डिजॉल्व नहीं होते और ये सॉलिड में होते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म होती है। अब अल्कलाइड्स किन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसमें बेलाडोना आ जाता है हमारे पास, ठीक है। बेलाडोना के अंदर जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट वो क्या है जी, एट्रोपिन है। एट्रोपिन क्या है, एक अल्कलाइड है। और हायोसिन है, हायोसिन भी अल्कलाइड है। उसके अलावा ओपियम जो है इसके अंदर मॉर्फिन है, ठीक है। मॉर्फिन से हम लोग एक पेन किलर मेडिसिन बनाते हैं जो अक्सर आपने देखा होगा कि सर्जरी के बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर अक्सर जो है वो मॉर्फिन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये जो है ना एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर एनाल्जेसिक इफेक्ट ये देती है, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोसाइड की बात करते हैं तो ग्लाइकोसाइड ये भी कहता है कि हाईली एक्टिव और कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। अब ये किस चीज़ का कम्बिनेशन होते हैं, ग्लाइकोसाइड क्या है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन होते हैं। दे अंडरगो हाइड्रोलाइसिस बाय आइदर एसिड और एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। अब कहता है कि वाटर की प्रेजेंस में ग्लाइकोसाइड क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, एंजाइम्स या फिर जो है एसिड वगैरह, ठीक है, इनको क्या कर देते हैं, ग्लाइकोसाइड को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन इसकी कर देते हैं, और फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देते हैं शुगर के अंदर या फिर नॉन शुगर कंपोनेंट के अंदर। अब कहते हैं कि जो नॉन शुगर कंपोनेंट ग्लाइकोसाइड के अंदर होती है वो ए ग्लाइकोन होती है या फिर उसको हम जीनीन कहते हैं। ग्लाइकोसाइड के अंदर स्टूडेंट दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा, एक शुगर कंपोनेंट है और एक नॉन शुगर। नॉन शुगर कंपोनेंट के अंदर ए ग्लाइकोन आ जाती है या फिर जीनीन आ जाती है, ठीक है। और ये फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है नॉन शुगर कंपोनेंट, ठीक है। और जो शुगर इसके अलावा जो हमारे पास जो कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या है जी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और ये ब्रेक डाउन में चले जाते हैं किसकी वजह से, एसिड या फिर एंजाइम से, यानी इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और ब्रेक डाउन इसकी किस में होती है, नॉन शुगर कंपाउंड या फिर शुगर के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि एग्जाम्पल में सच कंपाउंड इंक्लूड डिजिऑक्सिन है, डिजिटॉक्सिन है, गिटीटॉक्सिन है एंड
गिटालीन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो है हमारे पास किस में आते हैं जी, ग्लाइकोसाइड में आते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सैपोनिन, ठीक है। सैपोनिन कहता है कि एक्ट एज द इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि फैट्स को, जैसे आपने देखा है कि फैट्स क्या है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूलर साइज इनका क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, इनकी ब्रेक डाउन करना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी इनको पहले छोटे छोटे कंपोनेंट में कन्वर्ट किया जाता है, इनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। तो वो जो कंपाउंड इसकी ब्रेक डाउन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, इमल्सीफाइंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सैपोनिन्स आ जाते हैं, एंड एज दे आर बोथ वाटर एंड द फैट सॉल्युबल, और ये वाटर के अंदर भी डिसॉल्व हो जाते हैं सैपोनिन, और ये फैट्स के अंदर भी डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिरिजीन, ठीक है। ग्लाइसिरिजीन यानी कि ग्लाइसिर इज अ ग्लैब्रा, जो मोलहटी होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इमल्सीफाइंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, यानी कि फैट्स की ब्रेक डाउन करने वाले होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल हमारे पास वो ऑयल होते हैं जिनको स्टूडेंट हम प्लांट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं और एनिमल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल है, ठीक है, जैसे ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है। अब स्टूडेंट ऑयल जो है वो दो तरह के होते हैं, ये आप नेक्स्ट कैटेगरी में पढ़ेंगे वोलेटाइल ऑयल, लेकिन यहीं पे आपको अभी मैं समझा देती हूँ कि ऑयल दो तरह के होते हैं। एक वो ऑयल होते हैं कि अगर आप उनको ओपन इन्वायरमेंट में रखेंगे तो वो उसी तरह से रहेंगे, कि आप उनको ओपन इन्वायरमेंट में रखेंगे ना तो वो क्या होंगे, अपनी वहीं पे रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन दूसरी तरह के जो ऑयल हैं अगर आप उनको ओपन इन्वायरमेंट में रखेंगे तो वो उड़ जाएंगे, ठीक है, मतलब उनका वजूद कायम नहीं रहेगा, हवा के अंदर वो बुखारात की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जैसे सरसों का तेल है, ठीक है, अगर आप उसको ऐसे ओपन इन्वायरमेंट में रखेंगे ना तो वो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन अगर आप मेंथोल, जो कि एक वोलेटाइल ऑयल है, अगर आप उसको ओपन इन्वायरमेंट में रखेंगे तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह के ऑयल होते हैं। फिक्स्ड ऑयल के बारे में कहते हैं कि दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनको फिक्स्ड ऑयल हम कहते हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी डिस्टिल्ड विदाउट बीइंग डिकम्पोज्ड। अब कहते हैं कि आप इनकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है, बगैर किसी प्रोसेस के। फिर उसके बाद कहते हैं कि दे फॉर्म द सोप, इनसे हम जो है वो सोप बना सकते हैं इन ऑयल्स के थ्रू, ठीक है, विद अल्कलीज, यानी कि जब ये फिक्स्ड ऑयल का अल्कलीज के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देंगे, सोप बना देंगे, जैसे कैस्टर ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, ठीक है। एक तो इनकी ब्रेक डाउन नहीं की जा सकती, ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है, इनको पहले जो है वो डिकम्पोज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इसको डिस्टिल कर सकते हैं। उसके बाद यह आ जाता है कि इनके अल्कलीज के साथ जैसे ही आप इनका रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देते हैं, सोप बना देते हैं। वोलेटाइल ऑयल की बात करते हैं तो इनको भी हम प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि फ्लावर से, फ्रूट से या लीव से, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये हाईली एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है कि ये खुशबू देने वाले होते हैं, वाटर के अंदर ये डिजोल्व हो जाते हैं। इसके बाद है जी दे कंटेन लिक्विड हाइड्रोकार्बन और सम कंटेन ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन, यानी कहता है कि या तो ये लिक्विड हाइड्रोकार्बन पे कंसिस्ट करते हैं या फिर ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोकार्बन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर मेंथोल आ जाता है, थाइमोल या फिर कैम्फोर आ जाता है, यानी ये वाले ऑयल जो है इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी फैट्स आ जाते हैं। फैट्स कहता है हमारे पास फैट इज अ फिक्स्ड ऑयल, ठीक है, विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे होंगे तो सॉलिड होंगे। उसके बाद कहते हैं कि दीज आर द नेचुरल ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, यानी ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कम्बिनेशन होते हैं। ऑल थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल आर एस्ट्रीफाइड इन फैट्स, कहता है कि ये जो ईस्टर है ना यहाँ पे स्टूडेंट, ये बॉन्डिंग है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की। तो कहता है कि जो ग्लिसरॉल है, ठीक है, इसके अंदर तीन जो है वो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो जो है फैट्स के साथ एस्ट्रीफाइड होते हैं, यानी उसके साथ बॉन्डिंग करते हैं। देयरफॉर दे आर नोन एज अ ट्राइग्लिसराइड, और इस वजह से हम फैट्स को ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरॉल के तीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी वैक्सेस। वैक्सेस में कहते हैं कि ये ईस्टर होते हैं फैटी एसिड के विद द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी जो अल्कोहल है, ठीक है, वो फैटी एसिड के साथ बॉन्डिंग करे, कौन सी, ईस्टर बॉन्डिंग करे, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा, वैक्स कहलाएगा, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है, वैक्स को हम यूज़ करते हैं जी इन द प्रिपरेशन ऑफ द ऑइंटमेंट एंड द अदर ड्रग्स यूज्ड लोकली ऑन द स्किन, यानी कि जिसको हम लोकली यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल स्किन पे यूज़ किया जाता है, जैसे बीज वैक्स वगैरह, ठीक है। तो ऑइंटमेंट वगैरह है उसके अंदर हम वैक्सेस को जो है वो यूज़ करते हैं। एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है ये बेसिकली बना देती हैं, जैसे वाउंड के ऊपर अगर आप लगाएंगे तो एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बना देती है, स्किन के अंदर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देती हैं। उसके बाद है जी गम्स आ जाता है। गम्स क्या कहते हैं कि एक्सुडेशन ऑफ द प्लांट एंड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। एक्सुडेशन का मतलब ये है कि इनको भी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, यानी प्लांट के ऊपर अगर आप कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके ऊपर आप कट लगाएंगे तो उसमें से एक लिक्विड डिस्चार्ज होगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे एक्सुडेट, ठीक है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं,
शुगर यानी इसके अंदर होती है। इसके बाद कहते हैं कि दे फॉर्म द विस्कस सोल्यूशन विद द वाटर नोन एज द म्यूसिलेज, और जब आप इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ये एक विस्कस सोल्यूशन यानी गाढ़ा सा सोल्यूशन बना देगी, जिसको हम क्या कहेंगे, म्यूसिलेज कहेंगे। गम एंड म्यूसिलेज आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सस्पेंशन एंड द इमल्शन। तो जो अक्सर फॉर्मुलेशंस हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में सस्पेंशन की और इमल्शन की, ठीक है, तो उसमें जो है गम्स और म्यूसिलेज को डाला जाता है ताकि सोल्यूशन जो है वो किस तरह का हो जाए, विस्कस हो जाए। उसके बाद आ जाता है जी रेजन्स। तो रेजन्स हम बोलते हैं कि दे फॉर्म रेजन्स सोप्स विद अल्कलीस, यानी कि जब सोप और अल्कलीस को आपस में कंबाइन करेंगे तो रेजन्स बनते हैं, विच आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द इमल्शन एंड पिल्स, यानी पिल्स और इमल्शंस बनाने के लिए इनको जो है वो यूज़ किया जाता है। क्या है जी, जब अल्कलीस और सोप आपस में मिलती हैं तो ये रेजन्स बनाती हैं। उसके बाद है जी ओलियो रेजन, ठीक है। ओलियो रेजन में ये कहता है कि अगर हम रेजन्स के साथ जो है वोलेटाइल ऑयल को मिक्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ओलियो रेजन। गम रेजन्स में यही है कि अगर आप गम और रेजन्स को एक जगह पे कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ये गम रेजन्स हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि डेंटिस्ट्री में इसको, ठीक है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी बालसम। आ जाता है बालसम। क्या है कि दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ द रेजन्स विद द बेंजोइक एसिड आर द सिनामिक एसिड आर बोथ, यानी कि रेजिन्स को जब बेंजोइक एसिड के साथ मिक्स कर देंगे या फिर सिनामिक एसिड या फिर दोनों, यानी बेंजोइक एसिड और सिनामिक दोनों के साथ मिक्स कर दिए तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, बालसम कहेंगे। बेंजोइक इज अप्लाइड ऑन द स्मॉल सुपरफिशियल बाउंड एंड अब्रेयंस। अब्रेयंस मतलब स्किन के ऊपर जो स्क्रैचेज आ जाती हैं, चोट आ जाती हैं, जख्म आ जाते हैं, उनके ऊपर बेंजोइन को जो है वो अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट हमारे पास टेनिन्स आ जाता है। अब टेनिन्स के बारे में कहता है कि दीज आर द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड पोसेसिंग एस्ट्रिंजेंट एक्शन ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो है नॉन नाइट्रोजीनियस होते हैं, कंपाउंड होते हैं, इसके अंदर जो है ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये जो एक्शन शो करते हैं वो कौन सा देते हैं, एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि हमारी ओरल कैविटीज में और सारी जीआईटी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट है, या फिर जो कि एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये उसमें क्या कर देती है, उसको स्केड देती है, ठीक है। उसको उसके अंदर अगर बाय द वे जैसे इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो उसको ये क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट कह रहा है कि टेनिन्स को जो है वो हाइड्रोलाइजेशन इनकी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं टैनिक एसिड से, यानी टैनिक एसिड की प्रेजेंस में इनकी ब्रेकडाउन की जा सकती है। प्रेसिपिटेटेड बाय द मेटालिक सॉल्ट एंड अल्कलाइड्स, और अगर हम इनका रिएक्शन करवा देंगे मेटालिक सॉल्ट के साथ, किसी भी सॉल्ट के साथ या फिर अल्कलाइड के साथ, तो ये प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, यानी छोटी छोटी सी ये रसूब बना देंगे रिएक्शन में। उसके बाद आ जाता है जी न्यूट्रल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। कहते हैं कि दीज आर द एक्टिव सब्सटेंसेस विच डू नॉट बिलोंग टू एनी स्पेशल ग्रुप। कहते हैं कि कुछ इस तरह की भी होती हैं जो कि किसी खास किस्म के ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं करती, जैसे सेंटोनिन है, ठीक है, यानी कि इनका ऐसा होता तो फंक्शन है लेकिन ये ना तो किसी ऊपर, जैसे हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी उनमें मतलब ये नहीं आती, तो फिर हम इनको एक अलग न्यूट्रल प्रिंसिपल की जो क्लास है उसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन ये भी अपने एक्शन शो करती होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं जी, सेंटोनिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद आता है जी हमारे पास सेकंड चैप्टर जो है जी डोसेज फॉर्म का। अब डोसेज फॉर्म में स्टूडेंट ये हमें कह रहा है कि डोसेज फॉर्म बेसिकली आपने देखा है कि अक्सर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। कुछ सॉलिड होती है, कुछ लिक्विड होती है, कुछ जो है वो मिस्ट की फॉर्म में होती है। फिर इसके बाद ये कि कुछ ऐसी होती है जो कि इंजेक्टेबल होती है, कुछ ओरल होती है, ठीक है। कुछ जो है वो रेक्टली दी जाती है, डिफरेंट तरीक़ों से मतलब दी जाती है डोसेज फॉर्म। और फिर हर एक की जो है क्वांटिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। कोई मेडिसिन आपको 10 मिलीग्राम की होती है, कोई 20 मिलीग्राम की, कोई जो है 1 टेबल स्पून लेनी है तो कोई 1 टैबलेट या कोई 2 टैबलेट 3 टैबलेट, इस तरीके से मतलब होती है। अब किसी बीमारी के खिलाफ कोई भी ड्रग है, ठीक है, आप उसको एक जो उसकी डोज रिकमेंडेड डोज है उस तरीके से अगर आप उसको प्रिस्क्राइब करते हो, देते हो, और वो मेडिसिन जो है यूज़ होती है बीमारी के खिलाफ, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, डोसेज फॉर्म कहेंगे। अब कहते हैं कि डोसेज फॉर्म आर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं दैट आर टिपिकली इन्वॉल्व द कम्बिनेशन ऑफ द एक्टिव ड्रग कंपोनेंट एंड इनर्ट कंपोनेंट. In addition, non-reusable materials such as the excipient are used to solubilize color, flavor, and fashion medical agent into effective and appealing dosage form.
अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास डोसेज फॉर्म क्या है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट तरह की मेडिसिन आप देखने में आती हैं। फिर कहते हैं कि ये बेसिकली कम्बिनेशन होती हैं हमारे पास, ठीक है, किस चीज़ का, एक एक्टिव ड्रग कंपोनेंट का और दूसरा इनर्ट कंपोनेंट का। एक्टिव ड्रग तो वो है जो कि आपको जो है कोई ना कोई एक्शन देंगी, बीमारी के खिलाफ यूज़ होंगी। इनर्ट का ये होता है कि ये कोई एक्शन तो नहीं देती, लेकिन मेडिसिन की स्टेबिलिटी में, मेडिसिन के परफॉर्मेंस में जो है वो हेल्प करती हैं। इसके बाद कहते हैं कि कुछ जो है वो नॉन रीयूजेबल मटेरियल भी होते हैं, जैसे कि एक्सिपिएंट है, ठीक है, जैसे कलर डाले जाते हैं, ठीक है। अब जो एक्सिपिएंट है, ठीक है, जो ये क्या करता है कि ये सोलिबलाइज कर देता है, यानी सोलिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। लेकिन ये मेडिसिन तुम में तो किसी तरह से सच यूज नहीं ना हो रहा, मतलब कोई भी इसके अंदर एक्टिव इसकी प्रॉपर्टी नहीं है कि किसी बीमारी में, किसी डिजीज के खिलाफ ये काम कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि जो इंग्रेडिएंट है, जो केमिकल्स है, उनको ये मिक्सिंग में इसका रोल है, इसको सोलिबलाइज कर रहा है। कलर जैसे हम डालते हैं, फ्लेवर डालते हैं, ठीक है, एंड द फैशन मेडिकल एजेंट इनटू द इफेक्टिव एंड अपीलिंग डोसेज फॉर्म, ताकि डोसेज फॉर्म जो है वो इफेक्टिव हो और पेशेंट उसको आसानी से जो है वो ले सके। उसके बाद आ जाता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। क्लासिफिकेशन में कहते हैं कि कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले जी फिजिकल फॉर्म आती है और दूसरा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिजिकल फॉर्म यानी कि मेडिसिन देखने में किस तरह की है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से दी जाती है। अब सबसे पहले चीज़ उसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि जो फिजिकल फॉर्म है वो हमारे पास सॉलिड भी हो सकती है, सेमी सॉलिड हो सकती है, या फिर लिक्विड की फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा है कि सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड को देखते हैं। सबसे पहले सॉलिड के अंदर जो मेडिसिन आती हैं स्टूडेंट, वो ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में होती हैं, ग्रैन्यूल होते हैं, यानी छोटे छोटे से जर्रे होंगे, टैबलेट में हो सकती है, कैप्सूल में हो सकती है, या फिर मॉडिफाइड रिलीज्ड डोसेज फॉर्म, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर सॉलिड फॉर्म में मेडिसिन आती है। अब सबसे पहले पाउडर को देख लेते हैं। अब पाउडर में कहता है कि दीज आर द ड्रग्स आर ड्रग एक्सट्रैक्ट दैट आर ड्राइड, ग्राउंड एंड कन्वर्टेड इनटू द फाइन पार्टिकल। अब पाउडर क्या होता है कि बेसिकली ये ड्रग होती हैं या फिर किसी भी ड्रग का एक्सट्रैक्ट होती हैं, इनको ड्राई किया जाता है, इनको ग्राइंड किया जाता है यानी पीसा जाता है, और फिर उसके बाद इनको फाइन पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। दे कैन बी यूज्ड ऑरली भी इनको यूज़ किया जाता है, बाय डस्टिंग आर एज एन इंसफ्लेशन। अब कहते हैं कि या तो इनको जो है एज अ तो नेक्स्ट है जी हमारे पास ओरल पाउडर। अब ओरल पाउडर में कह रहा है कि दे आर इंटेंडेड टू बी सस्पेंड आर डिजॉल्व इन वाटर आर मिक्सड विद द फूड्स, फॉर एग्जांपल एंटासिड्स एंड लेक्सेटिव्स। अब कहते हैं कि जो ओरल पाउडर होते हैं ये बेसिकली पाउडर के फॉर्म में ही ये मेडिसिन होती है, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर या किसी भी फूड के अंदर जो है वो मिक्स किया जाता है, जैसे एंटासिड है या फिर कोई लेक्सेटिव्स होते हैं, ठीक है। इसको फूड के ऊपर या वाटर के अंदर मिक्स करके तो पेशेंट को दिया जाता है। तो इस फॉर्म में भी मेडिसिन को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी में। उसके बाद डस्टिंग पाउडर आ जाता है। तो डस्टिंग पाउडर स्टूडेंट बेसिकली जो बॉडी के अंदर ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन होते हैं या अक्सर बेबीज़ के अंदर जो है वो नैपी रैशेज हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम जो है पाउडर फॉर्म में मेडिसिन को स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दे आर द नॉन टॉक्सिक प्रिपरेशन, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होती हैं, इंटेंडेड फॉर द लोकल एप्लीकेशन, लोकली इनको यूज़ करते हैं किसी खास स्पेसिफिक एरिया के लिए, सच एज एन एंटीसेप्टिक, जैसे कि एज एंटीसेप्टिक के तौर पर, ठीक है। एंड दे कैन बी फॉर्मुलेटेड फॉर द यूज इन द नोज, आइज एंड वजाइना, ठीक है। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इनको जो है वो डिफरेंट बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी इंसफ्लेशन। अब इंसफ्लेशन स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग पाउडर फॉर्म मेडिसिन में, पाउडर फॉर्म जो है मेडिसिन की, उसको एक डिवाइस होता है जिसको हम इंसफुलेटर कहते हैं, और बेसिकली एक बैलून की तरह का होता है, ठीक है। इसमें हम जो है वो मेडिसिन डाल के और फिर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब जैसे कहते हैं कि दीज प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटीज के अंदर इनको जो है वो इंसफ्लेटर को जो है वो डाला जाता है, एंड आर इंसफ्लेटर आर यूज टू एडमिनिस्टर देम। और फिर इंसफ्लेटर वो जो डिवाइस है उसके थ्रू मेडिसिन को जो है वो बॉडी कैविटीज़ के अंदर डाल दिया जाता है। अक्सर डॉक्टर्स सर्जरी के दौरान भी एरियाज़ को डायलेट करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे इंसफ्लेटर को यूज़ करते हैं। बेसिकली बैलून की तरह का ये एक डिवाइस होता है। उसके बाद आ जाता है जी ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स बोलते हैं स्टूडेंट मतलब ज़रात की शक्ल में मेडिसिन होगी। कहते हैं कि कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड ड्रग एग्रीगेट्स ऑफ पाउडर पार्टिकल ऑफन सप्लाई इन सिंगल डोज साशे। कहता है कि ये बेसिकली पाउडर पार्टिकल्स होते हैं, यानी पाउडर भी बीच में होता है और पार्टिकल्स भी होते हैं ड्रग के, ठीक है। और फिर इनको सिंगल डोज में एक ही साशे की शक्ल में जो है वो दे दिया जाता है पेशेंट को। सम ग्रैन्यूल्स आर प्लेस्ड ऑन द टंग, कुछ ग्रैन्यूल्स को जैसे आप टंग पे रख देते हैं, कुछ स्वॉलोड विद द वाटर, या फिर उनको वाटर में जो है वाटर के साथ जो है वो उनको निकलते हैं। अदर आर इंटेंडेड टू बी डिजॉल्व इन वाटर बिफोर टेकिंग, और कुछ इस तरह के होते हैं जिनको आप पानी में पहले मिक्स करते हैं फिर उसके बाद उसको कंज्यूम करते हैं। जैसे हमारे पास अगर ग्रैन्यूल्स
इसकी एग्जांपल आपने देखनी है तो जैसे जुशांदा होता है, ठीक है, जुशांदे के पार्टिकल्स अगर आप देखें तो वो फाइन पार्टिकल नहीं होते बल्कि छोटे छोटे से ज़रात होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टैबलेट आ जाता है। टैबलेट जो कि आम हमने देखा है मेडिसिन में कॉमन फॉर्म है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है कि फॉर्म ऑफ अ ड्रग, ठीक है, इन विच द एक्टिव फॉर्म्स आर मॉड्यूलेटेड आर कंप्रेस्ड, जिसमें एक्टिव जो इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, वो उनको मॉड्यूलेट किया जाता है, ये कंप्रेस किया जाता है, यानी एक शक्ल में उनको ढाला जाता है इनटू द डिफरेंट शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप में या साइज में। आफ्टर मिक्स करके उनको सक्रोज के साथ लैक्टोज या डेक्सट्रोज या एनी अदर सूटेबल डाइल्यूएंट, ठीक है, कोई भी जो दूसरा डाइल्यूएंट है जिसके अंदर वो मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, जो केमिकल जो ड्रग है, ठीक है, वो मिक्स हो जाती है, ठीक है, डेक्सट्रोज, लैक्टोज और सक्रोज को, ठीक है, इनमें से किसी एक के साथ उसको मिक्स किया जाता है और फिर उसको कंप्रेस कर दिया जाता है या किसी खास शक्ल के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। सक्रोज या डेक्सट्रोज के अंदर मिक्स करने का एक पर्पज तो ये होता है कि स्टूडेंट इसकी वजह से टेस्ट जो है केमिकल का या ड्रग का वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, पेशेंट के लिए उसको खाना आसान होता है और जो है प्रोडक्ट या केमिकल जो है उसके अंदर डिजोल्व होकर एक कंप्रेस शक्ल में आ जाती है। कहते हैं कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एडिंग सफिशिएंट बाइंडिंग, कहते हैं कि इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि हम बाइंडिंग क्लोजर एंड द पॉलीमर कोटिंग may be applied to improve the palatability, make the tablet smoother and easy to swallow। कहते हैं कि जब ये टैबलेट बनाने का प्रोसेस होता है तो इसमें हम इसके लिए बाइंडिंग करते हैं, प्रोडक्ट को की क्लोजर करते हैं कि प्रोडक्ट जो इंग्रेडिएंट है वो आपस में कंबाइन हो जाए और फिर इसके बाद एक कोटिंग की जाती है, ठीक है, और उससे क्या होता है कि पेशेंट जो है वो आसानी से टैबलेट को निगल लेता है और स्मूथ हो जाती है टैबलेट एंड मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंट, और जो है वो इन्वायरमेंट से भी उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, एक्सटेंडिंग इट्स शेल्फ लाइफ, और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक शेल्फ लाइफ मतलब कह लें कि जो प्रोडक्ट की लाइफ है वो कितना टाइम तक मतलब ओपन इन्वायरमेंट में या इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट कह रहा है जी, टैबलेट्स आर कॉमनली एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द ओरल, बक्कल, सबलिंगुअल, रेक्टल एंड द वेजाइनल रूट्स। सम टैबलेट्स आर च्यूएबल एंड अदर आर एफ्रीविसेंट एज वेल। अब कहते हैं कि कुछ जो मेडिसिन हैं यानी जो टैबलेट्स हैं उनको हम जो है वो डिफरेंट वे से बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे ओरली, बकल, सबलिंगुअल, रेक्टल या फिर वजाइनली। और उसके बाद कहते हैं कि ये जो टैबलेट्स होती हैं कुछ च्यूएबल होती हैं यानी चबा के खा सकते हैं, कुछ जो है एफेविसेंट होती हैं यानी जिनको पानी में आप डिजोल्व करते हैं और वो खुद ब खुद मिक्स हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद आप उनको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी कैप्सूल्स। कैप्सूल्स अब कहता है कि ये भी हमारे पास सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं, जिसके अंदर जो है ड्रग जो है वो इनक्लोज्ड होती है इन अ हार्ड और सॉफ्ट सॉल्युबल कंटेनर। यानी कि जो कैप्सूल आपने नॉर्मली स्टूडेंट देखा हुआ है कि एक कंटेनर होता है, ठीक है, जो कि जेलाटिन का बना होता है, मोस्टली हार्ड भी होता है और कुछ कंडीशन में वो सॉफ्ट भी होता है, लेकिन ये होता है कि वो डिसॉल्व हो जाता है बॉडी के अंदर जाके, तो उसके अंदर जो है वो सॉलिड ड्रग को जो है वो हम उसके अंदर इनक्लोज कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि देयर आर मेन टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले हार्ड कैप्सूल्स आ जाते हैं। दीज आर यूज फॉर पाउडर एंड ड्राई इंग्रेडिएंट, यानी पाउडर फॉर्म में जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, या फिर जो ड्राई इंग्रेडिएंट होते हैं उनके लिए हम हार्ड कैप्सूल यूज़ करते हैं। उसके बाद सॉफ्ट शेल की बात करते हैं, यानी कि ऐसे कैप्सूल जिनका जो शेल है, कंटेनर है, वो सॉफ्ट होता है, तो उनको हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि डिसॉल्व्ड या फिर सस्पेंडेड इन ऑयल यानी कि लिक्विड की शक्ल में आप कह लेंगे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा विटामिन ई के कैप्सूल्स है, इवियन के, ठीक है, या फिश ऑयल कैप्सूल्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट जेलाटिन के अंदर पैक होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी मॉडिफाइड रिलीज्ड डोसेज फॉर्म। अब इसमें कहते हैं कि दिस फॉर्म प्रोवाइड आइदर डिलेड और एक्सटेंडेड रिलीज ऑफ ड्रग, यानी कि कहता है कि ये जब मेडिसिन आप लेते हैं, ठीक है, ये बॉडी के अंदर चले जाती है, डिफरेंट मतलब आप कह लें कि ये फॉर्म में हो सकती है, टैबलेट की फॉर्म में भी हो सकती है, कैप्सूल की फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन क्या होता है कि ये बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज होती है लंबे टाइम तक, मतलब आप कह लें कि इसका एक्शन रहता है। अब जैसे स्टूडेंट आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ की जो अक्सर मेडिसिन है, ठीक है, वो कुछ इस तरह की होती है कि जो कि आप वो एक टैबलेट ले लेते हैं, ठीक है, और फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती हैं बॉडी में। अब एक न्यू रिसर्च आई है जिसमें जो है मतलब कि जो पेशेंट है वो दिन में, या दिन में तो नहीं बल्कि खैर आप ये कह लें कि हफ्ते बाद वो एक टैबलेट लेगा सिर्फ, और वो पूरा हफ्ता जो है उसकी शुगर कंट्रोल रहती है। तो वो कैसे रहती है कि वो टैबलेट बॉडी के अंदर एक हफ्ते तक प्रेजेंट रहती है, आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज होती है, ठीक है, यानी उसका जो रिलीज है वो या एक्सटेंडेड होता है या डिले होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिलेड रिलीज प्रोडक्ट आर इंटेरिकोटेड टैबलेट्स, यानी कहते हैं कि जो डिले रिलीज होता है जिनका, ठीक है, वो इंटेरिकोटेड होती है, टैबलेट्स की शक्ल में होती है, कैप्सूल्स की होती हैं, डिजाइन टू पास थ्रू द स्टमक अनअफेक्टेड, यानी वो स्टमक में से पास हो जाती हैं अनअफेक्टेड, उनके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं मतलब करती है, कोई स्टमक का इन्वायरमेंट वगैरह या कोई भी
जो गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, रिलीजिंग देयर मेडिकेशन इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो स्टमक से वो पास आउट हो जाती हैं और उसके बाद हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाती हैं और वहाँ पे जाके जो है ये अपनी मेडिसिन जो है वो रिलीज होती है। डिलेड रिलीज प्रोडक्ट आर यूज्ड आइदर टू प्रोटेक्ट द सब्सटेंसेस फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय गैस्ट्रिक जूसेस। तो जो डिलेड रिलीज प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड रहती हैं, सेफ रहती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गैस्ट्रिक जूसेस से या फिर स्टमक के का जो डिस्ट्रेस इन्वायरमेंट होता है उसकी वजह से। उसके बाद कहते हैं कि एक्सटेंडेड रिलीज प्रोडक्ट रिलीज देयर मेडिकेशन इन कंट्रोल मैनर। अब ये जो एक्सटेंडेड रिलीज मेडिकेशंस होती हैं दो तरह से स्टूडेंट, एक है डिलेड और एक एक्सटेंडेड है। डिलेड में ये है कि मतलब बॉडी में जाएंगे और कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपना असर दिखाना होता है। एक्सटेंडेड रिलीज का ये होता है कि ये मतलब रिलीज होती रहती है लेकिन थोड़ी थोड़ी करके कंट्रोल मैनर में रिलीज करती हैं, ठीक है, आप प्राइम रेट, ठीक है, एट अ प्राइम रेट कि थोड़े से जैसे जैसे जितनी जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से ये रिलीज हुई फिर स्टॉप हो गई फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन एंड लोकेशन, ठीक है, एक खास वक्त के लिए और ख़ास जगह के लिए रिलीज होती रहेंगी, सो दैट द ऑप्टिमम थेरेपेटिक ब्लड लेवल ऑफ द ड्रग इज मेंटेन। तो ब्लड के अंदर इनका जो लेवल है वो भी क्या होता है, मेंटेन रहना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। दिस प्रोडक्ट ऑफ सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी अप्लाई टू द स्किन। अब ये सेमी सॉलिड होते हैं, ठीक है, इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके ऊपर यूज़ किया जाता है। अब फॉर थेरेपेटिक प्रोटेक्टिव या फिर कॉस्मेटिक पर्पसेस, यानी स्किन के ऊपर इनको अपने अप्लाई करना है या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। फंक्शन इनका क्या होता है कि थेरेपेटिक होता है, यानी कि किसी बीमारी से बचाएंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, या फिर कॉस्मेटिक पर्पस यानी कि स्किन की इम्प्रूवमेंट के लिए होगी। अब कहते हैं कि सेमी सॉलिड के अंदर हमारे पास क्या आ जाती हैं, ऑइंटमेंट्स आती हैं, क्रीम्स आ जाती हैं, स्पॉस्ट्रीज आ जाती हैं, या फिर जेल आर्ट जेली लाइक प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इसके अलावा पेस्ट आते हैं, पॉल्टिस आती है, एरोसोल्स आ जाते हैं और ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आ जाता है। अब इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऑइंटमेंट के बारे में बता रहा है कि ऑइंटमेंट कहता है कि इसके अंदर जो ये किस तरह का एक होमोजीनियस विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि इसके अंदर जो सारे मटेरियल हैं, जो भी इंग्रेडिएंट एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर प्रेजेंट है, वो सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। विस्कस सेमी सॉलिड यानी कि गाढ़े होंगे और सेमी सॉलिड होंगे। प्रिपरेशन होती है इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, और स्किन के ऊपर इनका जो है तो ये जो है स्किन के ऊपर एक्ट करती हैं या फिर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना इनका असर आता है। फिर इसके बाद कहते हैं कि ये ज़्यादातर ऐसा इमोलेंट, इमोलेंट का मतलब ये होता है कि मतलब स्किन को ये मॉइस्चराइज कर देती हैं फॉर अप्लाइंग एक्टिव इंग्रेडिएंट टू द स्किन फॉर प्रोटेक्टिव थेरेपेटिक पर्पस। कहते हैं कि जब हम आप इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे ना एक्सटर्नली, तो ये थेरेपेटिक पर्पस के साथ साथ जो है आपको प्रोटेक्टिव भी पर्पस भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में इमोलेंट के तौर पर भी काम करेंगी कि स्किन को जो है वो टेक्सचर को इम्प्रूव करेंगी। फिर कहते हैं कि जो व्हीकल ऑफ एन ऑइंटमेंट इज़ नोन एज द ऑइंटमेंट बेस, यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट को जिस चीज़ के अंदर आप मिक्स करके जो है वो एक बना रहे हैं, ठीक है, एक मिक्सचर जो बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जो मिक्सचर होती है हम उसको क्या कहते हैं, ऑइंटमेंट बेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस आर अवेलेबल, डिफरेंट तरह की ऑइंटमेंट बेसिस होती हैं, यानी कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना वो हम देखते हैं कि किसके अंदर ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व हो सकती हैं, ठीक है, या किन के साथ वो अच्छे से प्रॉपर्ली काम कर सकती हैं, तो वो बेसिस को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि डिफरेंट तरह की जो बेसिस हैं वो अवेलेबल होती हैं और हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे अगर हाइड्रोकार्बन बेस लेते हैं, ठीक है, तो हार्ड पैराफिन होती है और सॉफ्ट पैराफिन की शक्ल में मिलती है। एब्जॉर्प्शन बेसिस को लेते हैं, ठीक है, तो ये बीस वैक्स और वूल वैक्स जो है मतलब इनको यूज़ किया जाता है, वूल फैट को यूज़ किया जाता है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल बेसिस के अंदर मैक्रोगोल्स आ जाते हैं जो ज़्यादातर आप कह लें कि कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को देने के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद इमल्सिफाइंग बेसिस आ जाती हैं, यानी कि इमल्सिफाइंग बेसिस जो है मतलब आप कह लें कि इस तरह की हैं कि जो है ना मतलब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, ठीक है, जैसे इमल्सिफाइंग वैक्स है, वेजिटेबल ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, पीनट ऑयल या आलमंड ऑयल वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह की बेसिस के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट को डाल के ऑइंटमेंट बनाते हैं और फिर उसके बाद हम उसको अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी क्रीम्स। क्रीम्स हमारे पास स्टूडेंट कहते हैं कि एक सेमी सॉलिड इमल्शन होता है, ठीक है, ऑयल का और वाटर का, ठीक है, यानी ऑयल और वाटर का एक कम्बिनेशन है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं टू ग्रुप्स के अंदर, ऑयल इन वाटर करीम या फिर वाटर इन ऑयल करीम।
इसके बाद कहते हैं ऑयल इन वाटर क्रीम के बारे में कहते हैं कि दीज क्रीम्स आर कंपोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ द ऑयल, यानी इसके अंदर जो है ऑयल के ड्रॉपलेट क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, इन कंटिन्यूस एक्वस वाटर फेस, यानी वाटर एक तो इंग्रेडिएंट आपका ऑयल होगा, दूसरा क्या होगा वाटर होगा, लेकिन ऑयल की अमाउंट क्या होगी इसके अंदर कम होगी। दे आर मोर कंफर्टेबल होंगे, ठीक है, कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल होंगे बिकॉज दे आर लेस ग्रीसी भी नहीं होंगे एंड कैन बी इजिली वॉश्ड ऑफ बाय द वाटर, और आराम से हम जो इनको वाटर के थ्रू वॉश ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद कहता है जी वाटर इन ऑयल, ठीक है, इसमें कहते हैं कि जो क्रीम है कंपोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, अब ये उसके अपोजिट होगी, इसके अंदर वाटर ज़्यादा होगा और ऑयल जो है वो उसका फेस जो है वो एक कंटिन्यूसली होगा। उसके बाद आ जाता है जी स्पॉस्ट्री। स्पॉस्ट्री बोलते हैं कि एक स्मॉल ये सॉलिड मेडिकेटेड मैस होता है, ठीक है, कॉइन शेप्ड होती है, सॉरी कॉन शेप्ड होती है, और इसको इंसर्ट किया जाता है रेक्टम के अंदर, और ये फिर क्या होता है कि बॉडी के टेम्परेचर से क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। बेसिकली इसके अंदर पैराफिन वगैरह ही होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। फिर इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द लोकल एंड द सिस्टमिक इफेक्ट, फिर हम इसको लोकल इफेक्ट भी देते हैं, यूज़ करते हैं, या फिर इसको सिस्टमिक इफेक्ट के लिए भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास जेल और जेली आ जाती है, ठीक है, जेल और जेली कहते हैं कि ये सेमी सॉलिड फॉर्म होती है, जिसमें हम एक लिक्विड फेस जो है वो कन्फाइंड करते हैं विद इन 3D पॉलीमर मैट्रिक्स, ठीक है। 3D पॉलीमर मैट्रिक्स क्या है कि ये नेचुरल या फिर सिंथेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर हाई डिग्री में फिजिकल या फिर केमिकल क्रॉस लिंकिंग करवाई जाती है, ठीक है। सेमी सॉलिड है, 3D पॉलीमर है, ठीक है, और इसके अंदर हम जो है वो केमिकल्स की को या फिर हम क्या कर देते हैं, एक इनकी बॉन्डिंग करवाते हैं, क्रॉस लिंकिंग करवाते हैं। फिर अब इनका पर्पस इन जेली का क्या होता है कि हम इसको मेडिकेशन के लिए, लाइब्रेशन के लिए या फिर वेरियस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है जी कैरियर फॉर द स्पर्मिसाइडल एजेंट, ठीक है, यूज्ड इंट्रावेजाइनली, ठीक है, इंट्रावेजाइनली यूज़ करते हैं और स्पर्मिसाइडल होते हैं ये। उसके बाद है जी पेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। पेस्ट के बारे में कहता है कि ये जो एसेंशली ऑइंटमेंट्स होती हैं विद हाई परसेंटेज ऑफ द इनसॉल्युबल सॉलिड, लेकिन इसके अंदर जो है हमारे पास जो सॉलिड जो इंग्रेडिएंट हम ऐड करते हैं वो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, मतलब ये हाई अमाउंट में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, अपनी बेस के साथ। दे आर लेस पेनिट्रेटिंग देन द ऑइंटमेंट, और ऑइंटमेंट के कंपैरेटिवली ये लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं। उसके बाद पोल्टिस आ जाता है, तो ये सॉफ्ट होते हैं, विस्कस प्रिपरेशन होती है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, और अप्लाइड बाय द स्किन वाइल हॉट, ठीक है, और स्किन के ऊपर तब अप्लाई करते हैं जब स्किन जो है वो थोड़ी सी हॉट हो। उसके बाद कहते हैं कि दे मस्ट रिटेन हीट को ही मतलब स्किन के अंदर जो है वो लॉक करते हैं फॉर अ टाइम, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि बिकॉज दे आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड वार्मथ टू द इन्फ्लेम्ड पार्ट, और इनका पर्पस क्या होता है कि जो इन्फ्लेम्ड पार्ट है उसको जो है वो थोड़ी सी हीट प्रोवाइड की जाए। उसके बाद आ जाता है जी प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर आर द एरोसोल स्प्रे, कहता है कि वेरियस फार्मास्यूटिकल फॉर्म में ये जो है वो आता है, ठीक है, इन प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर, इसको हम एरोसोल भी कहते हैं, और कहता है कि इसका जो सरफेस स्प्रे प्रोड्यूस ड्रॉपलेट ऑफ स्मॉल डायमीटर ऑफ और ग्रेटर डायमीटर, तो जो बेसिकली जो एक ये स्प्रे की शक्ल में आता है, ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता है कि ये स्मॉल या फिर ग्रेटर डायमीटर के मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से जो है ना ये ड्रॉपलेट जो है ना मेडिसिन के ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रांसडर्मल पैचेस आ जाते हैं, ठीक है, ये भी मेडिकेटेड एडहेसिव पैचेस होते हैं, यानी स्किन के साथ चिपक जाने वाले होते हैं, स्किन के साथ इनको प्लेस करते हैं और फिर उनके थ्रू जो है एक स्पेसिफिक डोज में मेडिसिन जो है वो बॉडी में स्किन के थ्रू जो है ब्लड के अंदर डाली जाती है। उसके बाद कहते हैं कि एडवांटेज जो होता है ट्रांसडर्मल पैचेस का वो ये होता है कि ये इज़ दैट दे प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट, कि ये कंट्रोल्ड रिलीज देती है, यानी कि फ़ौरन से पूरी की पूरी डोज नहीं चले जाती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉडी के अंदर जाती है, जितनी मतलब रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से बॉडी में डिलीवर हो जाती है। उसके बाद आ जाता है जी लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में कहते हैं कि दीज आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एक्टिव ड्रग्स इन एन एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। अब लिक्विड है यानी इसके अंदर जो है ज़्यादातर आप कहने की लिक्विड प्रिपरेशंस आएंगी, लेकिन ये किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि डिसॉल्विंग होते हैं, सस्पेंडिंग होंगे यानी कि ये डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंड कर जाएंगे, और इमल्सिफाइंग या फिर ये बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। किसी भी एक्वस या फिर नॉन एक्वस, नॉन एक्वस का मतलब है कि कोई भी ईथर है, अल्कोहल है, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने ग्लिसरीन वगैरह ऐड करना है। कहते हैं कि दिस डोसेज फॉर्म कैन बी एडमिनिस्ट्रेड। अब इनको हम कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कैसे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, टॉपिकली, ऑरली या फिर पेरेंटरली, ठीक है। टॉपिकली का मतलब ये कि स्किन के ऊपर आप अप्लाई कर देंगे, ऑरली मतलब जो है इसको ओरल कैविटी के थ्रू जो है बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, और पेरेंटरली का मतलब ये कि कोई भी दूसरा रूट जिसमें जो है हमारी मेडिसिन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में ना जाए, ठीक है, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं मसल्स के अंदर या ब्लड में लगाते हैं। आगे इसकी डिफरेंट फॉर्म होती है, सबसे पहले मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म डोसेज फॉर्म आ जाती है, उसके बाद बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म आ जाती है। अब मोनोफेजिक का मतलब ये है कि इसके अंदर सिंगल लिक्विड फेज होता है, यानी एक ही लिक्विड जो है इसके अंदर ऐड होता है, ये नॉन विजिबल होता है, दे आर नो विजिबल सेपरेट लेयर्स विद इन लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर जो है ना
जो डिफरेंट लेयर्स बनती हैं, ठीक है, फेज़ की, वो हमें विजिबल नहीं होती। उसके बाद बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में कहता है कि ये 2 फेजेस होते हैं दैट आर इमिसिबल, यानी इमिसिबल का मतलब है कि ये एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। मोनोफेजिक के अंदर क्या होगा कि जो भी लिक्विड की लेयर्स होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के अंदर मिक्स हुई होंगी, सेपरेट नहीं होंगी, जबकि ये जो है इमिसिबल होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं कि लिक्विड आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, लिक्विड एक दूसरे से सेपरेट ही रहेंगे। जैसे ऑयल और वाटर को अगर मिक्स कर देते हैं तो ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते, बल्कि जो है वो वाटर के ऊपर ऑयल की एक सेपरेट लेयर हमें दिखाई दे रही होती है, ठीक है, तो उसको हम बाइफेजिक कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे उसने हमें एक पूरा टेबल दिया हुआ लिक्विड डोसेज फॉर्म का, कि जैसे हमने देखा कि 2 टाइप्स होती हैं, एक मोनोफेजिक है, दूसरा बाइफेजिक है। तो मोनोफेजिक के अंदर भी इंटरनल यूज़ की भी कुछ मेडिसिन आ जाती हैं, कुछ एक्सटर्नल की, इसी तरह से इसमें भी आती हैं। इंटरनल यूज़ में हमारे पास सिरप आ जाता है, लिंटेस आ जाती हैं, ठीक है, एलेक्सर्स आ जाते हैं और पेरेंट्रल प्रिपरेशन आ जाती हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे कि ये है क्या है। फिर गार्गल माउथ वॉश आ जाता है, ठीक है, नेजल ड्रॉप्स आ जाते हैं, लोशन या फिर ईयर ड्रॉप्स आ जाते हैं। और जो बायोफिजिक में देखते हैं तो इंटरनल यूज़ में हम सस्पेंशन और इमल्शन, एक्सटर्नल यूज़ में हम इमल्शन को यूज़ करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि दे आर क्लासिफाइड एज, अब लिक्विड डोसेज फॉर्म को हम क्लासीफाई करते हैं ऐसे, एज अ, उसके बाद कहते हैं कि दीज आर क्लासिफाइड एज नॉन स्टीराइल आर स्टीराइल्स, ठीक है। अब जो नॉन स्टीराइल लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी सिरप, सोल्यूशन, सस्पेंशन, लिंक्टिस, इमल्शन, एलाइजर, लेनिमेंट्स, गार्गल्स एंड एनिमास, ठीक है। अब इनका एडवांटेज क्या है जी नॉन स्टीराइल लिक्विड का? सबसे पहले तो ये है कि बेटर फॉर द पेशेंट, ठीक है, विद डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। तो ऐसे पेशेंट जिनको सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है उनके लिए ये ठीक होता है। पैलेटेबल होता है, यानी कि प्लेजेंट टेस्ट होता है इनका। चिल्ड्रन और ओल्डर एज पर्सनस के लिए बेटर चॉइस होती है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन अचीविंग द प्रॉपर डोज ऑफ मेडिसिन। तो ये एक प्रॉपर या एक अच्छा वे है कि मेडिसिन की डोज आप इसके थ्रू जो है वो प्रॉपर डोज को ले सकते हैं। डिसएडवांटेज में कहता है कि इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो क्या होती है, शॉर्टर होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। इनको फिर जो है ना स्टोरेज के लिए स्पेशल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेस स्टेबल होते हैं ये, और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, यानी इनके अंदर जो है कोई भी माइक्रोब्स की ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद आ जाता है जी नॉन स्टीराइल लिक्विड में सबसे पहले हम देखते हैं जी सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। सोल्यूशन कहते हैं कि इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो सोल्यूशन जो है वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि प्रिपेयर्ड होता है बाय डिसॉल्विंग अ ड्रग इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। तो इसको प्रिपेयर किया जाता है कि एक जो ड्रग होती है, ठीक है, उसको हम डिसॉल्व कर देते हैं एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर। सोल्यूशन आर इंटेंडेड फॉर टॉपिकल, ओरल एंड द पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये सोल्यूशंस का फ़ायदा क्या होता है कि इनको आप टॉपिकली भी यूज़ कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं, और पेरेंट्रल थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके थ्रू होती है। उसके बाद है जी सस्पेंशन। सस्पेंशन बोलते हैं हम इस तरह के होमोजीनियस मिक्सचर को जो कि कंपोज्ड होता है, बना होता है लार्ज और कोर्स पार्टिकल्स का, ठीक है। कोर्स का मतलब ये होता है कि ये थोड़े से इसमें पार्टिकल मोटे होते हैं, ठीक है। ज़रात का साइज जो है वो क्या होता है, विजिबल होता है, मोटे होते हैं, जो कि एक्वस व्हीकल के अंदर, यानी जिसके अंदर ये एक्टिव इंग्रेडिएंट मिक्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये डिस्पर्स्ड होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सस्पेंशन को हम यूज़ करते हैं टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इंटरनल फेज यानी सॉलिड जो होता है वो इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द एक्सटर्नल फेज, यानी कि जो इसका सॉलिड होता है वो फ्लूइड के अंदर जो है वो मिक्स होता है, ठीक है, डिस्पर्स्ड होता है, मतलब फैला हुआ होता है, ठीक है। ये मिक्स नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपरली थ्रू द मैकेनिकल एगिटेशन, ठीक है, यानी मैकेनिकली हम फोर्स अप्लाई करके तो इसको जो एक टेक्निक के थ्रू इन दोनों दोनों जो फेजेस हैं इनको कंबाइन करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इमल्शन आ जाता है हमारे पास। इमल्शन कहते हैं कि ये मिक्सर होता है दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स का, जो कि नॉर्मली इमिसिबल होते हैं। इमिसिबल का मतलब क्या कि ये एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। इन एन इमल्शन वन लिक्विड फेज जो होता है, ठीक है, मिक्स होता है दूसरे लिक्विड फेज के अंदर, ठीक है। तो एक लिक्विड फेज को हम डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे, दूसरे को कंटिन्यूस फेज बोलेंगे। कहते हैं कि इमल्शन जो टर्म है कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, मतलब इसको लैटिन वर्ड से ये जो टर्म है वो निकली है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है जी मिल्क, ठीक है। और मिल्क इज़ एन इमल्शन ऑफ फैट्स एंड वाटर। तो हमें मिल्क की जो कंपोजिशन है वो क्या है जी, फैट और वाटर की ये कम्बिनेशन होता है। अमंग इट्स अदर कंपोनेंट, और कुछ और भी कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। इसके बाद कहते हैं कि इमल्शन को हम क्लासीफाई करते हैं इस तरीके से कि ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल। इमल्शन को हम एडमिनिस्टर कर देते हैं टॉपिकली और ऑरली और इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। तो इसको भी जो एडमिनिस्टर करने के तरीके हैं वो ये है कि टॉपिकली कर सकते हैं, ऑरली कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली कर सकते हैं। सबसे पहले उसके बाद उसने डिस्कस किया जाए सिरप्स के बारे में। सिरप हमारे पास कहता है कि एक कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन होती है, ठीक है, शुगर की और शुगर सब्स्टिट्यूट की, या शुगर यूज़ कर लेते हैं या फिर शुगर के अलावा कोई और जो है अल्टरनेटिव हम यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ हम बाजू का जो है ना कुछ फ्लेवरिंग एजेंट को भी ऐड कर देते हैं, या फिर नहीं भी ऐड करते, और कुछ अदर मेडिकल सब्सटेंसेस को, ठीक है।
फ्लेवरिंग सिरप्स जो हैं, ठीक है, वो आर यूज टू मास्क आर टेस्ट बर्ड। ठीक है, अक्सर इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा उनका टेस्ट बेटर होता है, तो फिर हम ये फ्लेवरिंग सिरप ऐड करके, एजेंट ऐड करके, तो टेस्ट को क्या करते हैं, बेहतर कर लेते हैं। दे कंटेन अ लिटर आर नो अल्कोहल, तो कहते हैं कि इसके अंदर सम टाइम जो है वो या तो अल्कोहल बिल्कुल लिटल सी होती है या फिर बिल्कुल नहीं होते हैं। उसके बाद एलेक्सर्स के बारे में कहते हैं कि एलेक्सर हमारे पास क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर अल्कोहल ऐड होगी और ये स्वीट होता है, क्लियर होता है, और इसको ओरली हम लेते होते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि इसके अंदर फ्लेवर भी हम ऐड करते हैं ताकि टेस्ट इसका बेहतर हो सके, लेकिन ये लेस स्वीट होते हैं। ठीक है, और लेस विस्कस होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिरप। इसके अलावा कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट में इथेनॉल और जो है वो सक्रोज भी इसके अंदर ऐड किया जाता है, और इसके साथ साथ कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं ताकि इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। एलेक्सर्स आर जनरली लेस इफेक्टिव इन देन सिरप। ठीक है, एलेक्सर्स कहते हैं कि ये मतलब सिरप के कंपैरेटिवली इनकी जो एफिकेसी है वो कम होती है इन मास्किंग द टेस्ट ऑफ द मेडिकेटेड सब्सटेंसेस की। अगर जैसे सिरप्स तो हमारी टंग के टेस्ट को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन एलेक्सर्स जो होते हैं ये थोड़ा सा हमारे जो टेस्ट हैं, ठीक है, उनको जो है टेस्ट बर्ड्स को जो है ना वो आप कह लें कि इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं, तो उसके सिरप के कंपैरेटिवली ये उससे मतलब लेस इफेक्टिव है टेस्ट को बेहतर करने में। उसके बाद लिंक्टस आ जाता है। लिंक्टस कहते हैं कि ये एक ऐसी लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है टू रिलीव कफ। कफ से बेहतर, कफ को मतलब ट्रीट करने के लिए, या थ्रोट के जो इश्यूज हैं गले के, ठीक है, उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लिक्टस जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो टिपिकली दे कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ द सिरप एंड द ग्लाइसरॉल। तो इसके अंदर जो है वो एक तो सिरप होगी और साथ में ग्लाइसरॉल होगा, जो कि सूथिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं हमारे थ्रोट की मेम्ब्रेन के ऊपर। उसके बाद लिनीमेंट्स आ जाते हैं। तो लिनीमेंट हमारे पास कहता है कि ये मेडिकल टॉपिकल प्रिपरेशंस होती हैं जिनको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और ये प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं इनको ज़्यादातर जैसे आप कह लें कि बाम्स होते हैं, और अनलाइक लोशन, ठीक है, लेकिन लोशन से मिलते जुलते नहीं होते। अलिमिनेंट इज़ अप्लाइड विद फ्रिक्शन। ठीक है, विच मीनिंग इट इज़ ऑलवेज रब्ड ऑन। ठीक है, तो कहते हैं कि जब इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एक फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि तो लिनीमेंट्स जो हैं स्टूडेंट, उनका पर्पस होता है कि ये पेन को रिलीव करते हैं और स्टिफनेस को ख़त्म करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी गार्गल्स। गार्गल्स के बारे में कहते हैं कि ये एक्वा सोल्यूशन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिवेंशन और द ट्रीटमेंट ऑफ द थ्रोट इन्फेक्शन। कि गले में जो है वो कोई किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम जो है गार्गल्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि ये टिपिकली प्रिपेयर्ड होते हैं इन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन विद द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट टू डाइल्यूटेड विद द वार्म वाटर बिफोर यूज़। कहते हैं कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होती है, यानी कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट की मिकदार होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सॉरी, सल्यूट की मिकदार जो है इसके अंदर ज़्यादा होती है। सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को या जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको ये बताया जाता है, पेशेंट को बताया जाता है कि इसको डाइल्यूट करें वार्म वाटर के साथ इस्तेमाल करने से पहले। फिर माउथ वॉशेज़ आ जाते हैं। तो कहते हैं कि ये सिमिलर होते हैं गार्गल्स के साथ, ठीक है, और ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं, और इन्फेक्शन या जो है माउथ का या गम्स का जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी अनीमा। अनीमा कहते हैं कि एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं रेक्टम के अंदर या कोलान के अंदर थ्रू द एनस। ठीक है, एनस के थ्रू हम लोगों ने रेक्टम या कोलान के अंदर लिक्विड को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। अब इसका पर्पस क्या होता है कि ये जो है हमारे जो बाउल होता है, ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और वो ट्रीट करता है। इस तरीके से फिर कॉन्स्टिपेशन जो है वो उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द इवेपोरेट अनीमा में रीच अप टू 2 लीटर्स। तो कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2 लीटर तक जो है वो अनीमा दिया जा सकता है। उसके बाद कहते हैं कि बेरियम अनीमा आर यूज टू फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, और जो कुलान्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो डिजीजेज हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम बेरियम अनीमा भी दिया देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी लोशन। आ जाता है लोशन जो है ये भी लिक्विड प्रिपरेशन होती है, ठीक है, इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर किया जाता है। ठीक है, स्किन पेंट्स कंटेन वॉलेटाइल सॉल्वेंट दैट इवेपोरेट क्विकली। ठीक है, इसको स्किन पेंट भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है कि इसके अंदर वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि क्विकली इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब ये कि हवा में उड़ जाते हैं, बुखारात बन जाते हैं। तो जब ये उड़ जाते हैं तो उसके बाद होता है क्या होता है कि एक ड्राई फिल्म ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उनकी एक लेयर स्किन के ऊपर रह जाती है। उसके बाद कहते हैं कि जो थ्रोट पेंट्स हैं, ठीक है, और ऑफन मोर विस्कस। ठीक है, जो अब कुछ लोशन इस तरह के होते हैं जिनको हम गले के इश्यूज़ के लिए भी, थ्रोट की इन्फेक्शन के लिए भी जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्यू टू अ हाई ग्लाइसरॉल कंटेंट। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है कि ग्लाइसरॉल कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब डिज़ाइन टू प्रॉन्ग कॉन्टेक्ट ऑफ मेडिसिन विद द अफेक्टेड एरिया।
अब इसके अंदर जब ग्लिसरॉल का कंटेंट ज़्यादा है तो मेडिसिन जो है वो एक लॉन्गर टाइम तक जो है वो अफेक्टेड एरिया के ऊपर रहती है और जो है वो इन्फेक्शन वगैरह से प्रिवेंट कर रही होती है। उसके बाद आ जाता है जी सेकंड टाइप, जो कि हमारे पास स्टीरॉयड लिक्विड आ जाते हैं। स्टीरॉयड लिक्विड के अंदर इंजेक्टेबल आ जाते हैं, इंट्रावेनियस इंट्रावेनियस बाउलिस डोजेज आ जाती है और ड्रॉप्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम स्टीरॉयड लिक्विड्स में वन बाय वन करके हर चीज़ को देखेंगे। इसमें सबसे पहले ड्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ड्रॉप्स कहते हैं कि आर द सोल्यूशन ऑफ हाईली पोटेंट ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस, दीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी 1 to 30 ग्राम। ठीक है, अब कहते हैं कि ये हाईली पोटेंट होते हैं, मतलब इनकी पोटेंसी ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 30 ग्राम तक जो है ना इनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि दिस ड्रॉप्स आर यूजुअली यूज्ड एज ऑरली एक्सटर्नली इन आइज आर ईयर। तो आइज के अंदर, ईयर के अंदर या फिर ऑरली जो है इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो उसके बाद स्टूडेंट जो है आपका ये जो 2 हैं, ठीक है, इंजेक्टेबल और इंट्रावेनियस बोल्स डोजेज, ये इस चैप्टर में तो डिस्कस नहीं किया हुआ, ड्रॉप्स को जस्ट यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो इंशाल्लाह बाकी जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको अगले लेक्चर में देखते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।